मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। और आज बात करेंगे आईएमए के केस के बारे में। एडवोकेट ताहिर साहब हैं, उनसे जानकारी लेंगे पूरा कि केस के बारे में क्या हो रहा है, जो रिकवरी है उसका क्या चल रहा है, ज्वेलरी का जो मामला है उसका क्या है, और जो प्रॉपर्टी लीज पे थी उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। ताहिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। ये बताइए कि जो आईएमए का रिकवरी का मामला है उसका क्या स्टेटस है अभी। देखिए, मैं आपको जैसे शुरू से बता रहा हूँ, ये रिकवरी कैसा होता है प्रोसेस की। गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन करती है और वो नोटिफिकेशन में जो भी प्रॉपर्टीज रहती हैं उस स्पेशल कोर्ट में जाके एप्लीकेशन दे के उस प्रॉपर्टी को एब्सोल्यूट करने के लिए वो करती है। उसमें क्या होता है, एक पार्टी मंसूर खान भी रहता है और कोई किसी को और कोई डिस्प्यूट कोई क्लेम कर रहा होता है, उस पार्टी में वो आके ऑब्जेक्ट कर सकता है वो। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस था ये पिछले 2 साल के चक्कर में जो स्पेशल कोर्ट, क्योंकि सिटी सिविल कोर्ट में है, वो 2 साल में क्या हुआ कि ये जो कोरोना के चक्कर में थोड़ा इस प्रोसेस को डिले हो गया। मगर अब जो गया, क्योंकि पूरे आईएमए की केसेस एक ही कोर्ट में रख दिए गए हैं और उन पूरे केसेस में क्या हो रहा है, जो जज भी अब जो बैठा हुआ है, जज जो अभी प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वो हर मैटर को बहुत फास्ट तरीके से कर रहा है। और साथ में एक और क्या हुआ, एक डेवलपमेंट, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी था, पहले कंप्लेंट अथॉरिटी जो हर्ष गुप्ता सर थे, वो क्या आमतौर पर एडवोकेटों के साथ डील करते थे और एडवोकेट रिप्रेजेंट करता था और उनको रिपोर्ट करता था। हमारा हर इस पूरे मैटर को एक्सपीडिएट करने के लिए ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी खुद कोर्ट में अपेयर हो रहे हैं और चीज़ों को जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि कोई भी कन्फ्यूजन रहा तो वहीं के वहीं कोर्ट के थ्रू कोर्ट्स उनके सामने डिस्कशन करके उसको रिजॉल्व करता है। हम्म। तो ये होने की वजह से पिछले एक 15-20 दिन से, अगर आप बोलेंगे 1 महीने से, क्या होता है, प्रोसेस बहुत फास्ट चल रहा है। और उम्मीद है अगर ये प्रोसेस फास्ट चला और ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आई तो जितना भी इनका प्रॉपर्टी जो अटैच हुई है और जो लिक्विडेशन के लिए कोर्ट के सामने दी गई है, जी। तो ये मोस्टली क्या है, दिसंबर तक ये पूरे केसेस खत्म हो जाएंगे मुझे लगता है। और दिसंबर के बाद से एक ऑफिशियल जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज है उनका ऑक्शन शुरू होएगा। और अगर ये कब होगा, अगर मंसूर हाई कोर्ट में उस सब ऑर्डर को चैलेंज नहीं करे तो। हम्म। अगर वो चैलेंज करेगा तो फिर एक दूसरा उसके डिस्पोजल तक वेट करना पड़ेगा। मगर अगर जिन जिन प्रॉपर्टी को उसको वेट नहीं करेगा वो, तो होपफुली क्या है कि जनवरी से उन प्रॉपर्टी का लिक्विडेशन शुरू होएगा। और जब लिक्विडेशन प्रोसेस शुरू होएगा और अगर हालात ख़राब नहीं हुए कोविड की वजह से, किसी और वजह से, तो मुझे उम्मीद है कि 6 महीने के अंदर पूरी प्रॉपर्टियाँ लिक्विडेट हो जाएगी, पैसा उन लोगों के पास आ जाएगा और वो 6 महीने के बाद वो लोग आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे। तो मामला वही है ना ताहिर भाई, कोर्ट में जब चीज़ें चली जाती हैं तो बोल नहीं सकते कितना टाइम लगेगा। जिस हिसाब से देखते देखते कई साल निकल गए। अब ये लगता है कि जिस हिसाब से काम चल रहा है, ये तकरीबन 1 साल 1.5 साल और लग जाएगा उससे। नहीं, देखिए, आपको एक चीज़ समझना है, एक तो नया चीज़ है ये और हम्म। कोर्ट्स में भी पहले ऐसे कभी केस नहीं हुए थे। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह चीफ जस्टिस ने थोड़ा इंटरेस्ट लिया और केपीआईडी एक्ट को जिस तरीके से उसने इम्प्लीमेंट किया, उसी की वजह से आज क्या है कि आईएमए के लिए एक स्पेशल कोर्ट बन गया और स्पेशल एक जज उसके लिए अपॉइंट हो गया। हम्म। पहले ऐसा नहीं था। अब जो जज अपॉइंट है वो बहुत ही सेंसिबल जज है और बहुत जल्दी जल्दी इस चीज़ों को सुन रहा है। तो इससे उम्मीद है कि, क्योंकि देखिए, चीज़ को, जो चीज़ नहीं होती है उसको बनने में थोड़ा वक्त लगता है। हम्म। ठीक, अब चीज़, अब क्योंकि पूरा सेटअप पूरा हो चुका है, कोर्ट्स ऑफिसर को समझ में आ गया है, एडवोकेटों को समझ में आ गया उनका रोल क्या है, वो क्या कर सकते हैं, कितने हद तक क्या करना चाहिए, हर चीज़ें अब क्लियर हो गई। अब चूंकि क्लैरिटी हो गई है तो इसलिए वो चीज़ें अब जल्दी होगी प्रोसेस। तो ओवरऑल ताहिर भाई, आप यही बोलना चाह रहे हैं कोर्ट की जो कार्रवाई है वो चल रहा है अब कोर्ट की उस। बहुत जल्दी चल रही है और हाँ। इसी स्पीड से चलेगी तो 6 महीने के अंदर अंदर लिक्विडेशन होने का चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो ये बताइए कि आईएमए ज्वेलरी का जो था उसका क्या मामला है अभी। देखिए, आइए में ज्वेलरी का, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा एक मसला है, क्योंकि 700 से ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व थे। हम्म। और यहाँ आप लोगों को ही मालूम इसमें क्या था कि उन्होंने अपने पैसे, कुछ पैसे के लिए अपनी ज्वेलरी को मॉर्टिगेज किया था हम्म। और वो पूरी ज्वेलरी सीज हो गई। तो ऐसे कुछ तकरीबन 700 लोग हैं। तो इनका कुछ केस शुरू में मैंने फाइल किया था, फिर बाद में जब इन्होंने क्लेम फॉर्म मंगाया तो ज्वेलरीज का भी इन्होंने क्लेम फॉर्म मंगा लिया था। तो अब जो कि मैं इसे लीड कर रहा हूँ इस पूरे मैटर को, पर्टिकुलरली ज्वेलरी के मैटर को, तो मैंने जज को कन्विंस कर दिया है कि इसको मैटर को इमीडिएट सॉल्व करना है। तो उसमें क्या हो गया कि डेवलपमेंट, जो अभी तक डेवलपमेंट है, इन्होंने हमारी कोई आइडेंटिफिकेशन को डिस्प्यूट नहीं कर रहे हैं, कोई हमारे क्लेम को डिस्प्यूट नहीं कर रहे हैं। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने भी कंसेंट दे दिया है। तो अब ये हमारे जो केस में है, हमारी ज्वेलरी, जो मोटी की ज्वेलरी के अलावा 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ज्वेलरी सीज हुई है, जो कि उन्होंने मॉर्टिगेज नहीं दी थी, उन्होंने क्या किया था, रिपेयरिंग के लिए दी थी। अच्छा। तो उनको क्या है, उनको उसके बारे में थोड़ा सा एविडेंस देना है। हम्म। ठीक है, तो एविडेंस की डेट कल थी, वो उसका एविडेंस भी हुआ और उसके बाद जज ने बोला ये एविडेंस करने के बाद पूरा को एक साथ में ऑर्डर कर दूंगा और पूरा डिस्पोज हो जाएगा। हम्म। क्योंकि अब दशहरे के हॉलीडेज़ हैं, तो ये वेकेशन मैटर को पूरा 26 अक्टूबर के लिए लिया गया है। और जो भी चीज़ें बोलना, वो लोग पूछ रहे थे, हमें इंटरेस्ट चाहिए और हमको थोड़ा और एडिशनल पैसे चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने ज्वेलरी कम इंटरेस्ट में लेके उसका फ़ायदा उठाया है। हम्म। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने बहुत सारी बातें बोली थी।
तो इंटरेस्ट के बारे में और जो वैल्यू जो इंक्रीज हुई है उसके बारे में पूरा मैंने कोर्ट को सेटिस्फाई कर दिया। तो कोर्ट ने क्या बोल दिया है कि भाई आप अपना एक मेमो डाल दीजिए, बेस्ड ऑन मेमो मैं ऑर्डर पास कर दूंगा। और वो ऑर्डर पास होने में क्यों, एक्चुअली ऑर्डर पास हो जाना था ये वीक में, मगर इसका डिले क्यों हो गया, एक तो कोर्ट हॉलीडेज आ गए हैं और जो लोग हैं जिनका जो है अब रिपेयरी का इशू है उनको एविडेंस लीड करना है। जी। ताहिर भाई एक चीज़ और बताइए कि क्या ज्वेलरी मान लीजिए हमने वहाँ पे रखा था, गिरवी रखा था और मैंने लोन लिया था, तो वो ज्वेलरी सेफ़ है क्या? ऐसा कुछ पुष्टि जी हुआ है ये कि देखिए, कंफर्म सेफ़ है? ये ज्वेलरी 100% सेफ है, हम्म। क्योंकि उसकी पूरी इन्वेंट्री बनी हुई है, एक एक आदमी का आइडेंटिफिकेशन के साथ उसका क्या क्या ज्वेलरी है पूरा रखा हुआ है। कोर्ट ने भी परसों ये क्वेश्चन पूछा, कल की डेट थी, हम्म। तो कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है वेरिफिकेशन तक हर एक ज्वेलरी को फिजिकली हम्म। फिजिकली चेक करके उसको दोबारा वेरीफाई करके, यानी वेटेज को ही वेरीफाई करके एक आप रिपोर्ट दो, ताकि हम लोग जैसे ही ऑर्डर करें तो विद इन ए वीक के अंदर वो पूरी ज्वेलरी उन लोगों को मिल जाए। तो अभी जिनकी भी ज्वेलरी है मैं उनको वो रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने पैसे पूरे तैयार कर लीजिए। होपफुली विद इन ए मंथ हम्म। आप लोगों का पूरा मैटर सॉल्व हो जाएगा। आप पैसे में आपने जो पैसा उससे लिया था वो पैसा आपने उसको देना है। देना है, प्लस ये एग्रीमेंट के हिसाब से, आईएमए और आपके एग्रीमेंट के हिसाब से पर ग्राम में 120 रुपीज़ पर हम्म। मंथ एक उसका सिक्योरिटी चार्जेस था। अच्छा। तो आप अपनी कैलकुलेशन करके आप उस पैसे को भी रेडी कर लीजिए, उस रेडी को वो पैसा दे के आप इमीडिएट मिल जाएगा। और मैंने फिर कंपिटेंट अथॉरिटी से पर्सनली बात की कि आप लोग इसको कैसे करेंगे, तो उन्होंने बोला हमें कुछ भी नहीं, जैसे ही कोर्ट से एक ऑर्डर मिलेगा हमारे पास सबके नंबर्स हैं, हम उनको एसएमएस करेंगे और सबको एक स्लॉट दे देंगे। हम स्लॉट दे के कोशिश करेंगे विद इन 7 डे, एक वीक के अंदर हम सबकी ज्वेलरीज आप लोगों को दे सकें। तो आपके सभी सुनने वालों से मेरी गुजारिश है वो लोग अपना पूरा पैसा अरेंजमेंट कर लीजिए, मोस्टली अक्टूबर के एंड तक, नहीं तो नवंबर के फर्स्ट वीक तक ये पूरा जो आपका मैटर सॉल्व ज्वेलरी हो का जाएगा, प्रॉब्लम इंशाल्लाह प्रॉब्लम रिकॉर्ड सॉल्व हो जाएगा सॉल्व हो और सकता आपकी ज्वेलरी आपको मिल जाएगी। है। ठीक है, एक चीज़ और बताइए, जो प्रॉपर्टी का जो था, आईएमए के प्रॉपर्टी के बारे में, और जो लोग रेंट पे थे उनका क्या मामला चल रहा है अभी? जी देखिए देखिए, ये जो प्रॉपर्टियों का जो लोग हैं इसमें क्या है कि ये जो लोग थे हमारे जितने भी ये प्रॉपर्टी लोग थे, क्योंकि इसने मंसूर ने तो हर चीज़ में धोखा दिया उनको, तो उन्होंने भी क्या किया भाई, बहुत ज़्यादा रेंट लेके, बहुत ज़्यादा डिपॉजिट लेके, 30 लाख 40 लाख 50 लाख डिपॉजिट लेके उनको कम उसमें रेंट में महीने की रेंट दिया पे था। रखा था वो। और ये यूजली क्या होता है, बेसिकली हमारी कम्युनिटी के लोगों के अंदर एक आदत है कि हम किसी चीज़ को रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहते हैं। हम्म। तो पूरी जो डिफ़िकल्टी आ रही है, क्योंकि हमारे जितने भी लीज एग्रीमेंट्स हैं ये पूरे अनरजिस्टर्ड लीज एग्रीमेंट्स हैं। हम्म। और लॉ में क्या बोलता है कि लॉ के हिसाब से कोई भी जो अनरजिस्टर्ड लीज एग्रीमेंट रहता है तो यू डोंट हैव एनी राइट बेस्ड ऑन दो, यू कैन नॉट क्लेम एनी राइट हम्म। बेस्ड ऑन अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली यही प्रॉब्लम आ रही है। इसके लिए मैं एक आदमी का मैंने एक केस लिया है, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे अप्रोच किया, तो मैंने इनिशियली बहुत लोगों को मना किया, मगर फिर भी बहुत सारे जो लोग थे, दो तीन जो मेरे पहचान के लोग थे, उन्होंने मुझे बोला, जब मैंने भी उनकी परेशानी समझ के एक दो तीन क्लोज लोगों का केस लिया, तो उस केस में मैंने जज को कन्विंस किया कि भाई ये लोग जो हैं, इन लोग ऐसे हैं, ये लूज़र हैं लोग। और ये जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का एक क्लेम था कि भाई इन्होंने एक बेनिफिट उठाया है बहुत कम रेंट में रह के, क्योंकि बल्कि उसका मार्केट प्रॉपर्टी का मार्केट वैल्यू 30-40 हज़ार है, मगर ये महीने में 5 या 6 हज़ार पे कर रहे हैं। तो मैंने जज को बताया कि भाई ये जो पूरी तरीके से रॉन्ग है, क्योंकि हमारे यहाँ एक कल्चर है बेंगलोर के अंदर, अगर आपको कोई भी रेंट दे रहे हैं तो उसका 10 मंथ आपको डिपॉजिट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है 10 मंथ डिपॉजिट रहना चाहिए, 3 लाख या 4 लाख, उसके बावजूद भी ये लोग कितना दिया है, 35 लाख 40 लाख। तो कन्वेंशन क्या है, जो भी ज़्यादा डिपॉजिट देता है तो उसका बेनिफिट के लिए वो रेंट में रेंट फ़ायदा कम। उठाता है वो। जी। तो ये ऐसा है, वो ऐसा कोई उन्होंने कोई डिफ्रॉड कुछ भी नहीं किया और कोई इसमें इलीगैलिटी नहीं। ओनली इलीगैलिटी क्या है कि इनका लीज एग्रीमेंट नहीं है। तो इसमें अब क्योंकि जज ने बोला जब तुम्हारे पास लीज एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो यू कैन नॉट क्लेम योर राइट। अगर तुमने जो क्लेम किया करना है, मंसूर के पास है पर्सनल कैपेसिटी में अपने क्लेम करना है पैसा। तो मैंने उसको बताया भाई देखो, मंसूर की पूरी प्रॉपर्टी सीज हो गई है, और मंसूर की प्रॉपर्टी सीज इसलिए हुई है कि उसे कि डिपॉजिटर को देना है, मगर ये जो भी लीज अमाउंट है 35 या 40 लाख, ये मंसूर की प्रॉपर्टी नहीं, ये लीज होल्डर की प्रॉपर्टी है, जो कि मंसूर के पास मैंने एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट दी थी। तो उसका वे आउट हमें अब लीगली, नेचुरली हमारा पोजीशन कमज़ोर है क्योंकि अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, जी। पर फिर भी उसका लीगली कुछ वे आउट निकालना चाहिए। तो उसने बोला ठीक है, अगर आप लोग, क्योंकि लीगली तो आपको मैं डायरेक्ट राइट नहीं दे सकता हूँ, अगर आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से कोई सोल्यूशन में अराइव हो गए तो बेस्ड ऑन दैट सोल्यूशन आई विल पास ऑर्डर बोल के उसने एक अपने आपके सोल्यूशन, जो आप सोल्यूशन हो जाता है आपका, जो भी आप एग्री हो जाते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के साथ, उसके बाद मैं ऑर्डर पास कर दूंगा बोल के एक एश्योरेंस दिया है। और वो ऑर्डर भी तभी पास करेगा जब वो विद इन लीगल फ्रेमवर्क में होगा। तो उसके बाद जब मैंने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इस बारे में बिहाफ में बात की, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने क्या बताया कि भाई देखिए 105 लोग इस ऐसे टेनेंट हैं,
और अब हमारा प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम लोग कुछ डिसाइड करेंगे तो हमें पूरे 105 लोगों के लिए डिसाइड करना पड़ेगा। मगर 105 लोग क्या है, एक डिसाइड करते हैं, वो लोग कोई किसी की राय सुनते हैं, कोई कहीं जाता, कोई जाता, इसलिए सब ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर पूरे 105 लोग आएंगे तो मैं एक एग्रीबल फार्मूला, जिससे कि उनको नुकसान कम हो, उनको नुकसान तो होगा जी। मगर उनको कम नुकसान हो, ऐसा एक एग्रीबल फार्मूला हम डिसाइड कर कर कोर्ट के सामने प्रपोजल रखेंगे। और उस एग्रीबल फार्मूले में मैं चाहता था कि उन्होंने पहले बोला था हम एक आपको डिफरेंट डिपॉजिटर कैटेगरी कर लेंगे, उसमें आपको 60 या 70% हम आपको वापस कर देंगे, जो भी है वो लोगों का एक फार्मूला था। मगर कोर्ट उसको एग्री नहीं हुआ, क्योंकि आप लोग डिपॉजिटर नहीं बोल सकते हैं बोल के कोर्ट उसके लिए बोल दिया, मना कर दिया। तो कल उसने एक फार्मूला क्या दिया है कि आप जितने भी दिन से रह रहे हैं उसका जो मार्केट रेट है, समझिए अगर आप जनवरी 2019 से रह रहे हैं या जनवरी 2018 से रह रहे हैं, जी। जिस दिन तक आप रहेंगे उसका एक मार्केट रेंट फिक्स कर लेंगे। रेंट का। एक मार्केट रेंट का जो है एक्चुअल मार्केट रेंट फिक्स कर लेंगे। हम वो मार्केट रेट को कैलकुलेट करके, वो मार्केट रेट को माइनस करके आपका बैलेंस पैसा पूरा दे देंगे। ओके। तो ये जो मुझे लगा कि ये पोजीशन अच्छी तो पोजीशन है। मतलब ये है कि अगर किसी ने डिपॉजिट, एक्चुअल डिपॉजिट 3 लाख था और लेकिन दिया है 30 लाख, जी जी क्योंकि रेंट को कम जी कराने जी के लिए, जी तो वो जो 30 लाख का है जी जी उनको बेनिफिट तो नहीं मिलेगा, जी क्योंकि जी मार्केट रेट से अगर कैलकुलेट करेंगे और किसी ने 4 साल से वहाँ रह रहा है जी। तो काफ़ी डैमेज होगा इनको। नहीं नहीं, काफ़ी डैमेज होगा, इस चीज़ में उनको फ़ायदा है। क्यों बोले तो अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट की वजह से इनको कोई राइट नहीं मिलेगा। अच्छा। ये अगर वो सोचेंगे मैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कन्विंस कर लेंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। ये लीगल पोजीशन तो वेल एक ये सेटल, सोल्यूशन वेल है। वेल सेटल है पोजीशन। अब देखिए एग्जांपल, अगर एक आदमी एक का उस जगह का मार्केट रेट 20,000 रुपये था, उन्हें दे रहा 5,000 रुपये, ठीक है, और उसने क्या उस 5,000 रुपये रेंट के लिए 30 लाख रुपये उसने डिपॉजिट डिपॉजिट दिया। अगर ऐसा आदमी का 3 साल से उस जगह पर है, जी। 20,000 से हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना होता है टोटल, 7,20,000 होता है। अगर 7,20,000 करके उसे 30 लाख में माइनस बैलेंस मिल रहा है, 23 लाख या ये 23 लाख तकरीबन, या 22,80,000 रुपये उसे वापस मिल रहा है, तो ये एटलीस्ट उसको 70% पैसा वापस, पैसा मिल 70% जाएगा पैसा जी। ज़्यादा वापस मिल जा रहा है। हाँ हाँ। अगर इस तरह से लीगल फाइट करेगा तो उसको एक पैसा नहीं एक भी मिलेगा। नहीं मिलेगा, तो एटलीस्ट तो एक सोल्यूशन बेहतर निकल बेहतर सकता क्या है, आप सभी जो भी लोग हैं, क्योंकि मैं जानता नहीं कौन लोग हैं, इसकी डिटेल्स पूरी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास है, तो मैं सभी सुनने जिनके प्रॉपर्टी जो एज ए टेनेंट वो IMA की प्रॉपर्टी में या मंसूर खान की प्रॉपर्टी में, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सारे लोग आइए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को कॉन्टैक्ट कीजिए, और जो एग्रीबल फार्मूला है, जरूरी नहीं है जो मैंने बोला उसमें आप एग्री होना या उसने जो बोला एग्री होना, हाँ सब आपका हाँ इंटरेस्ट जिसमें बच सकता है। क्योंकि अगर हम लीगल फाइट करेंगे, तो अगर आप भी लीगल फाइट करेंगे किसी भी एडवोकेट के जरिए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ नाकामी मिलेगी, और अन्य से आपको टाइम भी बहुत लगेगा। पैसा खर्चा रहा। देखो आपको टाइम लगेगा, तो आपको एक सोल्यूशन के सोलेस क्या है कि हम लोग पोजीशन में हैं, एक तो वो चीज़ है सोलेस है, मगर एक ना एक दिन का तो आपको खाली करना पड़ेगा। खाली करना। और मुझे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या बोल रहा था कि ऑलरेडी जो ED वालों ने ऑलरेडी डिस्पोजिशन करने के लिए ऑर्डर ले लिया है। वो तो ED इनके पास टाइम नहीं है, नहीं तो इनको डिस्पोजिशन कर दे, एक दिन में करा सकते हैं वो लोग। जी हाँ जी। तो अगर वो एक बार डिस्पोज हो गए तो उनके पास बार्गेन पावर भी नहीं रहेगी। तो मेरी क्या रिक्वेस्ट है, सभी आप लोग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को कांटेक्ट कीजिए, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को कांटेक्ट कीजिए, आप लोग सब मिल के एक प्लेटफॉर्म में आके एक अच्छे ढंग से आप एक नेगोशिएट कीजिए। अगर आप नेगोशिएट करेंगे तो चांसेस हैं आपको थोड़ा लॉस तो होगा 100%, मगर आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो मतलब आप ये बोल रहे हैं कि जितने लोग हैं एक फार्मूला पे आ जाए, हमको ये चाहिए, जी जी अगर उस पे आ जाएंगे तो अथॉरिटी को भी एक डायरेक्शन देने में इजी होगा। जी। और उसमें एक और मैं फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को इस बात के लिए भी रेडी कर लिया हाँ। कि अगर वो लोग जो जिस जगह पर हैं उस जगह पे मार्केट वैल्यू पे और फ्लैट को खरीदना चाहें, तो वो फ्लैट को भी वो खरीदने को बेचने को तैयार है। और उसमें उस जब ऐसी पोजीशन में वो लोग क्या करेंगे, जितना भी पैसा उन्होंने दिया है वो पूरा 100% कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करेंगे। ओके। तो इसमें हमारे उसमें एक कंडीशन क्या है कि आप जो भी फ्लैट है, समझिए अगर एक बिल्डिंग में 5 लोग हैं, तो उन्हें क्या बोलता है, 5 लोग फ्लैट खरीदना वो लोग। क्योंकि क्या होगा, मैं अगर क्योंकि अगर मेरा एक इंटेंशन क्या है कि अगर ऐसा प्रोसेस करेंगे तो हमें जो लिक्विडेशन के लिए जो खर्चा करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ेगा। तो हमें एक पूरी बिल्डिंग हमारी बिक जाएगी, हमें पैसा आ जाएगा, हम लोगों को करेक्ट, हम कल 2 लोगों को बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे, देने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। अगर एक बिल्डिंग में 5 में से 2 लोग आए, 3 लोग नहीं आए, तो ये क्या है, ये कंडीशन मेरे लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि मैं फिर आपको कुछ कमिट नहीं कर पाऊंगा। तो मेरी क्या है, अगर आप कोई खरीदना चाहते हैं तो पूरी बिल्डिंग के पूरे टेनेंट मिलके अगर पूरी बिल्डिंग को मार्केट वैल्यू में खरीदते हैं तो आपका पैसा 100% कैलकुलेट हो सकता है। नहीं तो उसके बजाय देखिए उसमें एक और एक डिफिकल्टी क्या है, अब ये प्रॉपर्टी मंसूर के नाम पर है, कल को वो चैलेंज किया, फिर वहीं लिटिगेशन जिंदगी भर वहीं रहेगी। जी। वो लिटिगेशन से बचने के लिए क्या तरीका, आप सब लोग मिलके आके एक अच्छे एक सोल्यूशन में आएंगे जो कि आपको फायदा का है, वो होगा तो बेहतर रहेगा। ताहिर भाई एक चीज़ बोलूँ कि देखिए नॉर्मली जो आपने कहा रजिस्टर्ड करना चाहिए, लोग जो एग्रीमेंट बनाते हैं रेंटल एग्रीमेंट तो स्टैम्प पेपर बनाते हैं, दोनों पार्टी साइन कर देती है, जनरली सब लोग का वही हाल है। तो ये रजिस्टर करने के लिए क्या करना चाहिए?
लेकिन बिल्कुल रजिस्टर का बहुत सिंपल प्रोसेस है और फीस भी बहुत कम है उसका। हम लोग क्या समझते हैं, जो भी तो रजिस्टर ये हर रेंटल को भी करना चाहिए? हर रेंटल जो भी 11 महीने से ज़्यादा होता है ना, वो लॉ में सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। लेकिन और जो आपने 11 महीने से ज़्यादा है। जो भी 11 महीने ज़्यादा और जो भी रजिस्टर्ड नहीं है उसमें आप कोई राइट नहीं मिलता है आपको, याद रखिए बात को। कोई भी राइट नहीं मिलता है। कोई डिस्प्यूट अगर टेनेंट का और ऑनर का डिस्प्यूट आ गया तो आपको एक पैसा नहीं मिलेगा। ओके। तो ये चीज़ें क्या है, बहुत ध्यान से रहना। हमारे लोग क्या होते हैं, हर चीज़ को लीगलाइज करने से डरते हैं। तो रजिस्टर करने के लिए मतलब एक ब्रीफ थोड़ा बता उसके दीजिए क्या? रजिस्ट्रेशन के लिए सिंपल सा एक रजिस्ट्रेशन फीस है 0.51%। ओके। मान लीजिए अगर आपने 20 लाख रुपए का आपने डिपॉजिट अगर आपने दिया है तो 0.1% कितना आएगा उसका, 2,000। अब 2,000 रुपए के लिए आप लोग बचने की कोशिश करते हैं, फिर उसमें क्या होता है 20 लाख, अभी अगर जब कोई डिस्प्यूट हो गया तो आपको 20 लाख तो लिखा वो है 2,000 रुपये डिस्प्यूट गवर्नमेंट मांगे। को फीस करना? बस एक आपको स्टैम्प ड्यूटी है उसकी। हाँ। फिर 1,000 रुपये अंदर खर्चा आता है। और अगर आप एक एडवोकेट को या किसी एक रजिस्टर करना है तो उसका एक 2,000 रुपये खर्चा आएगा। टोटल मिला के 5,000 रुपये खर्चा आएगा। आपको और चीज़ अब से। 5,000 रुपये में आप लोग सेफ हो जा रहे हैं ना आपको। हाँ, ठीक है। तो ताहिर में बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक।